हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9th विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 3 परमाणु व अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। आज इस वीडियो का हम पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं और ये जो नया चैप्टर है जिसमें हम परमाणु और अणु के बारे में विस्तृत रूप से जानने वाले हैं। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई परमाणु क्या होते हैं और अणु क्या होते हैं। तो परमाणु हमें पता है कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, इसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। और अणु क्या होते हैं? अणु जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। अब परमाणु के बारे में सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, इसके बारे में हम सब अच्छे से पढ़ने वाले हैं। परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, सब कुछ देखेंगे। तो इसमें हमें ध्यान तो रखना है। तो लगभग 500 ईस्वी पूर्व है, 500 ईसा पूर्व है, बात है 500 ईसा पूर्व के पहले, लगभग 2500 साल पहले हमारे एक महर्षि थे कणाद, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया था। 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद ने बताया। उन्होंने क्या बताया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं, यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। तो उन्होंने सीधे से बताया कि कोई पदार्थ है, मान लो उस पदार्थ को यदि बार बार हम विभाजित करते जाएं तो उसके छोटे छोटे कण हमें प्राप्त होते जाते हैं और अंत में एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम और छोटे पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात और इनको आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो उन अविभाज्य कणों को महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया था? परमाणु नाम दिया था। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। फिर से सुनना इसको। 500 ईस्वी पूर्व लगभग 2500 साल पहले भारत के एक महर्षि कणाद ऋषि हुआ करते थे, महर्षि थे। उन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। उन्होंने क्या बताया कि यदि पदार्थ, तो इधर जैसे मान लो एक चीज ध्यान रखना, एक तो द्रव्य नाम आएगा या पदार्थ आएगा, तो उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। द्रव्य को ही पदार्थ कहते हैं, तो चाहे द्रव्य लिख दो चाहे पदार्थ लिख दो। तो यदि हम पदार्थ के कणों को बार बार विभाजित करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो वो हमें अविभाज्य कण प्राप्त होते जाएंगे और लास्ट में एक सीमा या एक स्थिति ऐसी आएगी कि इस अविभाज्य कण को आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि महर्षि कणाद ने उन अविभाज्य कणों को क्या नाम दिया? पदार्थ नाम दिया। पदार्थ का उस अविभाज्य कण, उसको महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया? परमाणु। क्या कहा? परमाणु कहा। तो एक तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। उसके पश्चात एक अन्य भारतीय दार्शनिक जिसका नाम था फकुदा काव्याम, एक अन्य भारतीय दार्शनिक है जिसका नाम है फकुदा काव्याम। तो उन्होंने समझाया कि कण जो हैं वो संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। फकुदा काव्याम ने बताया कि यह कण संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। यह कण का मतलब जो हमने पदार्थ को आगे विभाजित करते गए तो वो कण क्या पाए जाते हैं? संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, जिन्हें हम द्रव्यों के विभिन्न रूपों में या भिन्न भिन्न रूपों में विभिन्न रूपों में देखते हैं। तो ये बात किसने बताई थी? फकुदा काव्यान ने बताई थी। तो उन्होंने बताया था कि यह जो कण हमें प्राप्त हुए वो संयुक्त रूप से पाए जाते हैं और जिन्हें हम द्रव्यों के विभिन्न रूपों में देखते हैं। तो सेकंड हमने पढ़ा फकुदा काव्याम के बारे में। थर्ड जो अगला जो दार्शनिक था, ग्रीक दार्शनिक
जिसका नाम था डेमोक्रेटिस और लियोसिपस। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस व लियोसिपस। ग्रीक दार्शनिक क्या था? डेमोक्रिटस और लियोसिपस। उन्होंने ये सुझाव दिया कि यदि हम इन कणों को विभाजित करते जाएंगे जब तक प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, तो इस अविभाज्य कण को उन्होंने क्या कहा? परमाणु कहा। तो ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस व लियोसिपस में बताया कि जब तक इन कणों को विभाजित करेंगे, यानी जब तक जो हमें कण प्राप्त हुए तो उन कणों को विभाजित करते जाएंगे, तो एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है कि प्राप्त कणों को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। प्राप्त कणों को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये किसने बताया था? ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और लियोसिपस। और उस अविभाजित कणों को उन्होंने क्या कहा? उस अविभाजित कण को उन्होंने परमाणु कहा। क्या का नाम दिया? परमाणु कहा। तो परमाणु के बारे में अनेक अनेक धारणाएं जो हैं वो प्रचलित थी और अनेक अनेक दार्शनिकों ने परमाणु के बारे में विभिन्न प्रकार से बताते चले गए। उसके बाद में बात है 18वीं शताब्दी के अंत की। 18वीं शताब्दी के अंत में, तो 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों व यौगिकों के भेद को समझाया। किसको समझाया? तत्व व यौगिकों को। तो उन्होंने बताया कि भाई तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं, उसके बारे में समझाया था। और बताया कि भाई तत्व जो हैं वो किस प्रकार रासायनिक संयोग करते हैं। तत्व किस प्रकार रासायनिक संयोग करते हैं, किस प्रकार रासायनिक संयोग करते हैं। तो ये 18वीं शताब्दी जब था तब तक बता दिया गया था। एक बार हम फिर से इसको पढ़ लेते हैं कि 500 ईस्वी पूर्व महर्षि कणाद ने क्या बताया था कि जो पदार्थ है या जो द्रव्य हैं, ठीक है, इनको यदि लगातार बार बार आगे तक विभाजित करते जाएं तो हमें अविभाज्य कण प्राप्त होता जाएगा और लास्ट में एक स्थिति ऐसी आएगी कि उस कण को हम आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो उस कण का नाम उन्होंने क्या कहा? परमाणु कहा। उसके बाद में एक अन्य दार्शनिक थे हमारे फकुदा काव्याम या महर्षि थे, उन्होंने बताया कि यदि ये जो कण हमें प्राप्त होते हैं वो संयुक्त रूप से पाए जाते हैं और जिन्हें हम द्रव्यों के विभिन्न रूप में देख सकते हैं। फिर ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और लियोसिपस ने बताया कि जब तक इन कणों को विभाजित करेंगे तो एक स्थिति ऐसी आती है कि प्राप्त कणों को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। और जो अविभाज्य कण है उसका नाम भी उन्होंने क्या रहा था? परमाणु रखा था। और 18वीं शताब्दी के अंत तक जो वैज्ञानिक थे वो कहाँ तक पहुँच पाए थे? तत्वों और यौगिकों के भेद को वो समझा पाए थे कि जो तत्व हैं वो किस प्रकार रासायनिक संयोग करते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। उसके बाद में लवाजिये ने रासायनिक संयोजन के 2 नियम बताए। लवाजिये एक वैज्ञानिक था, उसने तत्वों के रासायनिक संयोजन के 2 नियम बताए। तो वो 2 नियम कौन कौन से हैं उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो रासायनिक संयोजन के जो नियम है
आंतवा एल लवाइजिए, आंतवा एल लवाइजिए, ये एक वैज्ञानिक था। उस वैज्ञानिक ने तत्वों के रासायनिक संयोजन के दो तत्वों के रासायनिक संयोजन के दो नियम प्रतिपादित किए, दो नियम प्रतिपादित किए। अब वो दो नियम कौन कौन से थे? तो सबसे पहला जो नियम है उस नियम का नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और सेकंड जो है उसका नाम है स्थिर अनुपात का नियम। तो पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और सेकंड है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, ये दो नियम वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किए थे। और वो किस आधार पे दिए थे? अब इसमें देखो, एक तो लवाइजिए वैज्ञानिक था, ठीक है, और एक वैज्ञानिक और था प्राउस्ट। ध्यान रखना, एक तो लवाइजिए और एक वैज्ञानिक था प्राउस्ट। उन्होंने क्या किया कि बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात, यानी अनेक प्रयोग किए, किनके? तत्वों पर, यौगिकों पर, अनेक प्रायोगिक कार्यों के आधार पर, अनेक प्रायोगिक कार्यों के आधार पर लवाइजिए और प्राउस्ट ने जो है वो तत्वों के रासायनिक संयोजन के दो नियम प्रतिपादित किए। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और सेकंड है स्थिर अनुपात का नियम। अब पहला नियम हम पढ़ते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये नियम किसने दिए थे? आंतवा लवाइजिए और प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने। तो पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसा नाम से पता होता है, जैसा हम नाम से इसमें दिखाई दे रहा है कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को निर्मित कर सकते हैं और ना ही क्षय, ना तो द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं और ना ही इसका क्षय कर सकते हैं या इसका विनाश कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होता है वो क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, अर्थात सुरक्षित रहता है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। सेकंड जो नियम है वो है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम जो है वो क्या कहलाता है? तो इसमें हमें ये पढ़ना है कि ये नियम जो तत्व हैं या यौगिक है उसके स्थिर अनुपात को प्रदर्शित करता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि किसी यौगिक में जो तत्व हैं वो एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में रहते हैं, एक निश्चित द्रव्यमान
के अनुपात में रहते हैं। यौगिक जो हैं वो एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में रहते हैं और इस नियम को निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। अतः इस नियम को निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो ये जो नियम वो क्या कहता है कि किसी भी यौगिक, जैसे यौगिक जल है, अब जल है वो दो तत्व से, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से निर्मित होता है। अब उसमें जो तत्व हैं एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में रहते हैं और इस नियम को निश्चित अनुपात का नियम जो है वो भी कहते हैं। जैसे हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे जल, यह हम इसको क्या लिख सकते हैं, H2O। अब ये जो जल है उसमें दो तो हाइड्रोजन परमाणु, कौन से परमाणु हैं, दो परमाणु तो क्या है, हाइड्रोजन व एक ऑक्सीजन परमाणु। इसमें दो तो क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है और एक क्या है, ऑक्सीजन परमाणु। जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। अब उसके बाद में इसमें हम ये देख सकते हैं अनुपात के रूप में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो जल है वो प्रत्येक स्थिति में, जल जो है वो प्रत्येक स्थिति में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1:8 होता है, 1:8 होता है। तो जब जल का अणु बनता है तो उस स्थिति में हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उसका अनुपात कितना होता है, 1:8 होता है। चाहे हम जल का कोई भी स्रोत ले सकते हैं, जैसे हमने समुद्र का जल ले लिया तो उसमें भी जल में H और जो O है उसका अनुपात क्या होता है, 1:8। चाहे हमने किसी झील का ले लिया, जल का ले लिया, कुएं का जल ले लिया, तो सभी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1:8 होता है। इसका मतलब ये स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी भी यौगिक में अर्थात जल में तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में व्यवस्थित रहते हैं या स्थिर रहते हैं। जैसे हमने पढ़ा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण होता है, जिसमें दो तो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु जब मिलता है तो प्रत्येक स्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो तत्व है उनका अनुपात कितना होता है, 1:8 होता है। अर्थात एक निश्चित अनुपात में क्या रहते हैं, ये व्यवस्थित रहते हैं। अर्थात हम इसमें क्या बोल सकते हैं, अर्थात हम बोल सकते हैं कि 9 ग्राम जल के निर्माण में, 9 ग्राम जल के निर्माण में जब हम 9 ग्राम जल का निर्माण करते हैं तो क्या चाहिए हमें, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात 9 ग्राम जल के निर्माण में 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन जो है उसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है, या इनके संयोग से जल का निर्माण होता है। इसी को यदि और थोड़ा विस्तृत लिखें तो हम लिख सकते हैं 18 ग्राम जल के निर्माण में, जब 18 ग्राम जल का निर्माण होता है 2 ग्राम हाइड्रोजन तथा
16 ग्राम ऑक्सीजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है उनके अणु मिलके किसका निर्माण करते हैं, 18 ग्राम जल के अणुओं का जो है वो निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हमने स्थिर अनुपात के नियम में ये बताया कि भाई जितने भी जो यौगिक में परमाणु होते हैं, जितने भी यौगिक में तत्व होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में क्या रहते हैं, स्थित रहते हैं, इसलिए इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। अब उसके बाद में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, लवाइजिए वैज्ञानिक था, उन्होंने ये इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक में यदि 2 या 2 से अधिक तत्व हैं, किसी भी यौगिक में यदि 2 या 2 से अधिक तत्व हैं तो उन तत्वों का अनुपात क्या रहता है, स्थिर रहता है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अनुपात हमेशा किसी भी रासायनिक जो अभिक्रिया होती है इसमें क्या रहता है, स्थिर रहता है। अतः इसे हम स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। अब बात करते हैं एक और उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। हमने जल के उदाहरण के द्वारा स्थिर अनुपात का जो नियम है उसको पढ़ा। अब देखते हैं हम एक अन्य उदाहरण के द्वारा भी इसको समझते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। तो वो नियम हम जैसे एक उदाहरण लेते हैं HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो हाइड्रोजन व क्लोरीन का अनुपात, हाइड्रोजन व क्लोरीन का अनुपात 1:35.5 होता है। ये ध्यान रखना है, कितना होता है, 1:35.5। या हम इसमें लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में एक परमाणु हाइड्रोजन और एक परमाणु क्लोरीन जब मिलते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में हाइड्रोजन व क्लोरीन के जो परमाणु है उनका अनुपात कितना होता है, 1:35.5 होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं 36.5 ग्राम HCl के निर्माण में 36.5 ग्राम HCl के निर्माण में 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 35.5 ग्राम क्लोरीन, 35.5 ग्राम क्लोरीन की आवश्यकता होती है, सेम उसी तरह से हमने इसमें लिखा है। और यदि हम इसको दुगुना करके लिखे तो 36-73 ग्राम HCl के निर्माण में, अब इसको दुगुना किया है तो 2 ग्राम H2 या हाइड्रोजन डायरेक्ट लिख दिया तथा 71 ग्राम Cl की आवश्यकता होती है। तो स्थिर अनुपात का नियम यही कहता है कि भाई जो परमाणु है या जो तत्व हैं या यौगिक में जितने भी तत्व हैं उनका अनुपात क्या रहता है, स्थिर रहता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता है। फिर जैसे हम एक अमोनिया का उदाहरण के द्वारा भी इसको समझ लेते हैं, जैसे NH3। अब आप बताना इसमें हम क्या लिख सकते हैं, NH3 ये है अमोनिया। अब हमें पता है जब अमोनिया का निर्माण करते हैं तो अमोनिया में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, बताओ देखें, 14:3 होता है। नाइट्रोजन किस अनुपात में, 14, और हाइड्रोजन किस अनुपात में होता है,
3 अनुपात में होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17 ग्राम अमोनिया के निर्माण में 17 ग्राम अमोनिया के निर्माण में 14 ग्राम क्या चाहिए, नाइट्रोजन तथा 3 ग्राम हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। 3 ग्राम हाइड्रोजन जो है उसकी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम जो स्थिर अनुपात का नियम है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि स्थिर अनुपात के नियम के आधार पे हम ये पता कर सकते हैं कि भाई कोई भी जैसे यौगिक है उसमें जितने भी जो तत्व है उसका अनुपात क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने जो पढ़ा तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि परमाणु के बारे में विस्तृत रूप से किसने बताया था। तो पहला टॉपिक ये हमने पढ़ा था जिसके बारे में महर्षि कणाद है और पकुदा काव्याम है, डेमोक्रिटस और लियोसिपस है, उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने जो तत्वों के रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े थे, ठीक है, लवाइजिए और अंतावा एल लवाइजिए और प्राउस्ट ने तत्वों के जो रासायनिक संयोजन के नियम बताए थे, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सेकंड हमने कि जो स्थिर अनुपात का नियम उसके बारे में और उसको अच्छे से जाना। और हमारा जब अगला वीडियो रहेगा तो उसमें हम जो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो डाल्टन ने परमाणु के बारे में कैसे बनाया था, ये ऑथेंटिक रूप से परमाणु की परिभाषा उन्होंने दी थी। तो इसलिए हम परमाणु का जो जनक है, आविष्कारक है या उसके खोजकर्ता के रूप में हमें किसे जानते हैं, डाल्टन को। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ने वाले हैं।